दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे 5 साल बाद जेल से रिहा, अमेरिका से की रिहाई की डील, इराक जंग में रेप टॉर्चर का किया था खुलासा, अमेरिका और नाटो की खोली थी कलई, ईरान में जुमे को चुना जाएगा अगला प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर अली खामनेई ने ईद गदीर के मौके पर दिया अहम पैगाम, क्यों कहा कि यह इलेक्शन नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, हमास के चीफ इस्माइल हानिया का बड़ा नुकसान, इजरायली स्ट्राइक में मारी गई हानिया की बड़ी बहन, अब तक खानदान के 60 लोगों की गई जान। इजरायली हाई कोर्ट ने बढ़ाई नेतन्याहू की मुश्किल, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को मिलिट्री सर्विस से नहीं मिलेगी छूट, इन्हीं के दम पर चलती है इजरायली हुकूमत। रूस ने 80 यूरोपीय मीडिया आउटलेट्स को किया बैन, यूरोपीय यूनियन से 4 रूसी मीडिया आउटलेट्स को बैन करने का लिया बदला। और चांद से चीन का चांग-ई 6 स्पेसक्राफ्ट आया वापस, चांद की फार साइड से 25 लाख साल पुरानी चट्टान और मिट्टी लाया। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है, आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 25 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले बात होगी नेतन्याहू को हाई कोर्ट से लगे एक झटके की। इजराइल की एक हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे नेतन्याहू की कुर्सी पर मुश्किलात के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कोर्ट का फरमान है तो दूसरी तरफ हुकूमत कायम रखने का चैलेंज। दरअसल इजरायली हाई कोर्ट ने कहा है कि अति रूढ़िवादी यहूदियों यानी कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को मिलिट्री सर्विस में भर्ती होने से छूट नहीं दी जा सकती है। पहले एग्जम्पशन था इनके मामले में कि भाई इबादत करते हैं, इबादत में रहते हैं, ये मिलिट्री सर्विस में नहीं आएंगे, बल्कि इन्होंने खुद डिमांड करी थी, कई सालों से, हमेशा दशकों से चल रहा है। ये फैसला जो अब हाईकोर्ट ने किया है इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक झटका है, जिनकी अलायंस वाली गठबंधन सरकार जो है हुकूमत करने के लिए इन्हीं कट्टरपंथी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज के सपोर्ट पर टिकी है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आईडीएफ में भर्ती नहीं होना चाहते, उन्हें भर्ती से छूट भी मिली हुई है। वो कह चुके हैं कि अगर हमें जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया तो हम इजराइल छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। लिहाजा इस फैसले से कोर्ट और हुकूमत के बीच टकराव पैदा हो सकता है और नेतन्याहू अगर कोर्ट का फैसला मानते हैं तो हो सकता है कि बहुत सी जो इंतहा पसंद पार्टीज उनकी हुकूमत में उनका साथ दे रही हैं वो सपोर्ट वापस खींच लें, क्योंकि उनके ऊपर इन ज्यूज वोटर का प्रेशर होगा। चलिए बढ़ते आगे। इजराइल ने गजा में एक बड़ा हमला करते हुए हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया की फैमिली के 10 मेंबर्स को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। यह हमला वेस्टर्न गाजा सिटी के बीच रिफ्यूजी कैंप में हुआ है। इसमें इस्माइल हानिया की बड़ी बहन जहर अब्देल सलाम हानिया के भी मारे जाने की खबर है। ये इस्माइल हानिया की अपनी बहन के साथ तस्वीर है जो हमें हासिल हुई है। इससे पहले हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने अप्रैल में ईद के दिन गजा में हुए एक इजरायली हमले में अपने 3 बेटों और 4 पोते पोतियों को खो दिया था। अब ये बताया जा रहा है कि हमास के इस लीडर इस्माइल हानिया का पूरा खानदान खत्म हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 7 अक्टूबर को छिड़ी जंग के बाद से अब तक इस्माइल हानिया की फैमिली के 60 मेंबर मारे जा चुके हैं। इस बीच सेंट्रल गाजा पट्टी के अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप में सिविल डिफेंस टीम्स ने इजरायली हवाई हमले में तबाह हुए घर के मलबे से 3 बच्चों और 1 औरत समेत 5 लोगों की बॉडीज निकाली हैं। 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिकी हथियारों के सहारे इजराइल के इन मर्दाना हमलों में सबसे ज्यादा बेगुनाह औरतें और मासूम बच्चे ही मारे गए हैं। इजराइल अपने इन मर्दाना हमलों को सेल्फ डिफेंस के नाम से पुकारता है। अब बात तुर्की की और तुर्की के बयानों की और उनके बयानवीरों की। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकन फिदान। उनका कहना है कि इजराइल हर रोज गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम करते हुए एथनिक क्लींजिंग कर रहा है। वाह, पता चला आपको। और वो कहते हैं कि इजराइल रोजाना फलस्तीनी जमीन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्की ना तो इस बारे में चुप है और ना ही कभी चुप रहेगा। अब दोस्तों, मेरा तुर्की हुकूमत से, उनके फॉरेन मिनिस्टर से ये कहना है कि भैया चुप नहीं रहोगे वो तो ठीक है, मगर बोलोगे कब? तुम तो इतने ताकतवर हो कि अगर एक बार जोर से बोल दिए होते तो उसकी गूंज सुनाई देती पूरी दुनिया को, लेकिन कायदे से बोलोगे कब? अभी तो सिर्फ अपनी लोलो चला रहे हो, इसे जुबानी जमा खर्च कहेंगे।
اور اسرائیل جیسی حکومت غزہ میں اس زبانی جمع خرچ سے کوئی ظلم، کوئی جبر، اس کا سلسلہ توڑ تو نہیں دے گی، چھوڑ تو نہیں دے گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ جو بول رہے ہو وہ بھی مت بولو۔ آپ نے بڑی بے شرمی سے مرد سے مادہ ہونے تک کا سفر طے کر لیا ہے جسے دنیا نے نوٹ کیا ہے، لہذا آپ خاموش رہو، میری یہی التجا ہے۔ اب بات روس کی اور روس کے بدلے کی۔ روس نے 80 یورپی میڈیا آؤٹ لیٹس کو بین کر دیا ہے۔ یہ بین روس کے بدلے کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ روس کا یہ فیصلہ یورپی یونین کی طرف سے سرکاری کنٹرول والے 4 روسی میڈیا آؤٹ لیٹس پر بین لگانے کے فیصلے کے کچھ دنوں بعد آیا ہے۔ دوستو، اب اس خبر سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ انٹر کانٹیننٹل میڈیا بلیک آؤٹس کے ایک ایسے دور کی طرف جانے والے ہیں جو ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ بٹوارے کی کھائی کو اور گہرا کر دے گا۔ فی الحال پوتن تو ڈال میں پات والی مثال پر کام کر رہے ہیں۔ وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ روس کسی بھی طرح کی پابندی یا حملے کا جواب پوری مضبوطی کے ساتھ اسی طرح سے دے گا جس طرح سے ایک سپر پاور کو دینا چاہیے۔ روس اپنے آپ کو بھی سپر پاور مانتا ہی ہے۔ اب بات اسرائیل کی گھبراہٹ اور امریکہ کے اسے سمجھانے کی۔ امریکہ کے فارن منسٹر اینٹنی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کی امریکہ میں۔ اس بیٹھک میں انہوں نے جنگ کو اور بڑھنے سے روکنے کی ضرورت اور مجبوری دونوں پر روشنی ڈالی۔ دراصل اسرائیل اور لبنان کے بیچ بڑھ رہے تنازع نے مشرق وسطی یعنی کہ مڈل ایسٹ، اس میں کانفلکٹ کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ بلنکن نے غزہ میں سیز فائر کے مدے پر بھی یوآف گیلنٹ سے بات کی کیونکہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اگر غزہ میں گولی چلنی بند ہو گئی تو حزب اللہ بھی گولے برسانا بند کر دے گا۔ اس کے علاوہ دونوں لیڈرز نے جنگ کے بعد غزہ کے نظام، جنگ کے بعد کی صورتحال، جنگ جب ختم ہو جائے گی تب غزہ میں نظام، اس کی تعمیر اور اس کی سیکیورٹی کو لے کر بھی تبادلہ خیال کیا یوآف گیلنٹ کے ساتھ اینٹنی بلنکن نے۔ امریکہ کو بھی لگتا ہے یوآف گیلنٹ سے سیز فائر پر بات کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ نیتن یاہو تو اپنی گدی بچانے کے لیے جنگ کو ابھی اور کھینچنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ یوآف گیلنٹ حزب اللہ کے خلاف ممکنہ جنگ سے گھبرا کر امریکہ کی چوکھٹ پر مدد کی خیرات مانگنے پہنچا تھا۔ حالانکہ امریکہ حزب اللہ سے اسرائیل کی جنگ نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ بھی جانتا ہے کہ اس میں نقصان اسرائیل کا ہوگا کیونکہ اسے پتا ہے کہ لبنان سے جنگ کی صورت میں ایران سیدھے اسرائیل کے خلاف کود جائے گا اور پھر ایک ریجنل وار کو چھڑنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا، اور اس سے مڈل ایسٹ میں امریکن انٹرسٹ کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے امریکہ سیز فائر پر زور دے سکتا ہے۔ یہ آنے والے آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے، یقین مانیے، شاید اگر حزب اللہ سے اسرائیل کی جنگ جل نہیں چھڑتی ہے تو اس سے پہلے سیز فائر ہو جائے گا، حزب اللہ بھی خاموش بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ اب بات ایک ایسے شخص کی جس نے ایک وقت میں دنیا کو ہلا دیا تھا اور امریکہ، ناٹو، پورا سب کا چہرہ دنیا کے سامنے لا دیا تھا۔ امریکہ کی جاسوسی کے الزاموں میں جیل میں بند وکی لیکس کے فاؤنڈر جولین اسانجے آج منگل کو 5 سال بعد لندن کی جیل سے رہا ہو گئے۔ انہوں نے امریکی حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت جاسوسی کی بات منظور کر لی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسانجے کا نام ایک وقت اتنا گونجا تھا کہ امریکہ کے لیے شرمندگی کا سبب بن گیا تھا۔ آسٹریلیا کے سٹیزن جولین اسانجے نے 2010-2011 میں ہزاروں کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کو پبلک کر دیا تھا۔ اس میں افغانستان اور عراق جنگ سے جڑے ہوئے دستاویز بھی شامل تھے۔ افغانستان اور عراق جنگ سے جڑے اس کے ذریعے اسانجے نے امریکہ، انگلینڈ اور ناٹو کی فوجوں پر وار کرائم کا الزام لگایا تھا، جس میں ریپ، ٹارچر اور سرنڈر کر چکے لوگوں کو مارنے جیسے اپرادھ شامل تھے، کرائم شامل تھے۔ دوستو، جولین اسانجے ہی وہ شخص تھا جس نے بتایا تھا کہ امریکہ اور ناٹو کی جلاد فوجیوں نے افغانستان اور عراق میں لاکھوں بے گناہوں کا قتل کیا، ہزاروں بے گناہ لڑکیوں اور عورتوں کا ریپ کیا اور لوگوں کو حیوانیت کی حد تک ٹارچر کیا، انہیں کتے کی طرح پٹے سے باندھ کر رکھا۔ گوانٹنامو جیل آپ نے دیکھی ہوگی۔ امریکہ کو خود کا ننگا ہونا تب برداشت نہیں ہوا اور راز فاش کرنے والے کو جاسوس بتا دیا گیا۔ یہی ہوتا ہے۔ 2010-11 میں وکی لیکس کے خلاصے کے بعد امریکہ نے الزام لگایا تھا کہ جولین اسانجے نے ان کے ملک کی جاسوسی کی ہے۔ اس نے سیکرٹ فائل کو پبلش کر دیا ہے جس سے کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں آ گئی۔ بتائیے، لاکھوں لوگوں کو مارنے کا الزام لے کر پھرنے والے چند ہزار لوگوں کی زندگی کی دعائی دیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟
यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक 52 साल के जूलियन असांजे ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। समझौता कब होता है कि तुम हमारी नंगी टांग ढको, हम तुम्हारी नंगी टांग ढक लेंगे, हम तुम्हारी सजा माफ करेंगे, तुम हमारे बारे में सच ना बताना। इस समझौते के तहत बुध को अमेरिका की साइपन कोर्ट में असांजे पेश होंगे। यहां वो अमेरिका के खुफिया दस्तावेजों को हासिल करने के लिए साजिश रचने के इल्जाम को कबूल करेंगे। हाँ, मैंने साजिश की, ये बोलेंगे। अब बस माफ क्यों? इल्जाम मानने के बाद असांजे को 62 महीने यानी 5 साल 2 महीने की जेल की सजा सुनाई जाएगी, जो वो पहले ही पूरी कर चुके हैं, यानी आजाद। जूलियन अब तक ब्रिटिश जेल में 1901 दिन की सजा काट चुके हैं। अमेरिका से किए गए समझौते के बाद उन्हें ब्रिटेन की हाई सिक्योरिटी जेल बेलमार्श से कल रिहा कर दिया गया। यहां से वो सीधे अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। हमारे बीच कुछ घंटों का फर्क है। यह खबर आज ही खबर बनी है पूरी दुनिया में। मंडे, ट्यूसडे, 10-10, 10.5 घंटे, 6.5 घंटे, 4.5 घंटे फर्क। खैर, उनको बड़ा सीक्रेटली लाया गया, इसलिए और घंटों बाद यह खबर आई, इसलिए आप तक अब आ रही है। खैर, बात करते हैं ईरान में होने वाले इलेक्शंस की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का कहना है कि आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बम्पर वोटिंग ईरान को मजबूत करेगी और दुश्मन पर काबू पाने में मदद करेगी। अली खामनेई ने आज ईद गदीर के मौके पर आवाम से खिताब के दौरान ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। आयतुल्लाह अली खामनेई ने 28 जून को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि ईरानी आवाम के सामने एक बड़ा इम्तिहान है। साबिक सदर इब्राहिम रईसी की जगह लेने के लिए मुकाबला कर रहे 6 उम्मीदवारों में से अगले सदर का इंतखाब यानी अगले सत्र का चुनाव करने के लिए ईरानी आवाम जुमे को वोट करने जा रही है। अली खामनेई ने कहा कि इलेक्शन हमेशा एक इम्तिहान की तरह होते हैं, लेकिन इस बार होने वाला इलेक्शन पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं। क्यों? क्योंकि ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और इसका मुजाहरा अभी उसने कुछ महीने पहले अपने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के आसमान में जाकर किया था। बात चाइना की, बात चांद की, बात चांग-ई 6 की। चीन का चांग-ई 6 स्पेस का पहली बार चांद के सुदूर इलाके यानी मून्स फार साइट, जो उधर है दिखती नहीं, उससे चट्टान और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने के बाद आज मंगल के रोज अर्थ यानी हमारी पृथ्वी पर वापस लौट आया है। चाइना अब चांद की फार साइड से नमूने लाने वाला पहला मुल्क बन गया है। चांग-ई 6 स्पेसक्राफ्ट आज दोपहर चीन के शुमाल में उतरा। चीनी साइंसदानों यानी साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी पर लाए गए नमूनों में 25 लाख साल पुरानी चट्टान और दूसरी चीजें शामिल हैं। साइंसदानों को उम्मीद है कि इससे चांद के दोनों किनारों के ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बारे में काफी मालूमात हासिल हो सकेगी कि भैया उधर जिधर रोशनी नहीं जाती उधर क्या पकता है और जिधर रोशनी जाती है उधर क्या पकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांग-ई 6 मिशन अपने साथ चांद की सरफेस से करीब 2 किलो मिट्टी लेकर लौटा है। चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया गया था। चीन के साइंसदान अब सैंपल पर रिसर्च करेंगे। इस दौरान चांद के साथ ही अर्थ और सोलर सिस्टम के बनने को लेकर स्टडी की जाएगी कि ये जमीन, ये धरती, ये दुनिया कैसे बनी, ये सोलर सिस्टम, ये कहकशां, ये सब कैसे बना। चीन की रिसर्च पूरी होने के बाद इसे दूसरे ममालिक के साथ शेयर किया जाएगा। चीन ने 3 मई को चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया था। चीन ने 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का टारगेट रखा है। यह मिशन भी उसी टारगेट का हिस्सा है। इसके जरिए चीन स्पेस पावर बनने के और करीब पहुंच गया है। इंसानों को भेजने के अलावा चीन 2030 तक चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। चीन शायद ऐसा कर लेगा, क्योंकि चीन में हिंदू मुसलमान नहीं होता है। चीन मेरे पिया गए रंगून की जगह मेरे पिया गए चांद, चीन में चुंग चांग चुंग करके गाने यूं करके आएंगे। हो सकता है आप सुने कुछ दिनों में, हमारी नस्ल ना सुन पाए, हो सकता है अगली नस्ल सुन ले कि चांद पर चाइना की एक बस्ती है, चांद ने वहां तक अपनी विस्तारवादी नजर पहुंचा दी। दुनिया भर की खबरों में आज बस इतना ही। आप बहुत प्यारे व्यूअर हैं, आपका प्यार मोहब्बत हमें मिल रही है। इस एपिसोड को शेयर करें, दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो कर लें। सलामत रहें, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें।